नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका एक बार फिर से टीसीएच पर। यूपीएससी यानी जिस परीक्षा से आईएएस बनते हैं वो इस देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। देश को वैसे भी अक्सर कहा जाता है कि देशों और प्रदेशों को नेता अकेले नहीं चलाते हैं, ऑफिसर ज्यादा चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तो पहली बार ही विधायक बने थे, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, तो उन्होंने वहां जो सरकार चलाई वो आईएएस अफसरों के भरोसे चलाई। अपना एक ग्रुप बनाया आईएएस ऑफिसर्स का और उनके भरोसे सरकार चली। बाद में जब केंद्र में गए तो गुजरात कैडर के बहुत सारे ऑफिसर्स को वहां भी बुला लिया। नवीन पटनायक के बारे में आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली पिछले 15-20 सालों से उनकी सरकार आईएएस अफसर ही चला रहे थे। जो भी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उसमें आईएएस ऑफिसर्स की भागीदारी होती है। तो आईएएस ऑफिसर्स नेताओं के साथ साथ देश चलाने वाले, देश की नीतियां निर्धारित करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। और आप जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए जान लगा देते हैं बच्चे। आप दिल्ली में अगर मुखर्जी नगर में जाएंगे, लड़के लड़कियां पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे दड़बे जैसे कमरों में रहते हैं, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग्स में काफी पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद कुछ किस्मत वाले ऐसे होते हैं जो यूपीएससी में चुने जाते हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि नीट को भूल जाइए, यूजीसी को भूल जाइए, बाकी सारे पुलिस परीक्षा को भूल जाइए, पटवारी को भूल जाइए, उनमें तो जो घपले होते हैं वो घपले होते ही हैं। वो घपले सामने आ ही चुके हैं, कभी पेपर लीक के, कभी कोई। आईएएस में जबरदस्त खेल चल रहा है और वो खेल देखकर रूह कांप जाती है कि कैसे देश की सबसे बड़ी जो सेवा है उसमें भी अयोग्य लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि बिना परीक्षा कराए बड़ी संख्या में सीधे लैटरल भर्ती हुई आईएएस की, और वो जितनी भर्ती हुई उसमें से लगभग सभी, बल्कि सभी जो थे वो अपर कास्ट के थे। वहां रिजर्वेशन वगैरह सबको बाईपास करके अपने मनपसंद लोगों को किस तरह से रखा गया, उस कहानी को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। अभी जो कहानी है उसमें मैं कुछ नाम लूंगा और उनसे जुड़ी हुई डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले पूजा खेड़कर का मामला है। पूजा खेड़कर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, पुणे की, और उनको उनकी ट्रेनिंग चल रही थी एलबीएस एकेडमी में, जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी है, वहां उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। और उसके बाद उनको भेजा गया जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में, महाराष्ट्र कैडर दिया गया और वो जिला प्रशिक्षण के लिए गई थी। मतलब इन लोगों की जिले में पोस्टिंग होती है, वो ट्रेनिंग पोस्टिंग होती है। उसी दौरान ये विवाद शुरू हुआ। उनका एआईआर जो रैंक था वो 821 था और वहां पर विवाद तब पैदा हुआ जब अपनी पर्सनल जो उनकी आडी कार थी उस पर उन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट लगवाया। मतलब सरकारी गाड़ी की जगह अपनी पर्सनल गाड़ी पर वो ये सारा कुछ लगा के घूम रही थी। काफी पैसे वाले घर की हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो ये सारा तमाशा हुआ तो विवाद शुरू हुआ और वो ये सामने आया कि उन्होंने विकलांगता का और ओबीसी का दोनों का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने मानसिक बीमारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन अप्रैल 2022 में उनसे कहा गया कि जो डिसेबिलिटी आपने बताई है कि आपको है और सर्टिफिकेट दिया है, उसकी जांच कराने के लिए आप दिल्ली एम्स में जाइए। लेकिन वो दिल्ली एम्स में नहीं आई। उन्होंने कहा कि मुझे कोविड है, मैं दिल्ली के एम्स में आकर अपनी जांच नहीं करवा सकती। इसके अलावा जो उन्होंने सारे पेपर सबमिट किए गए थे, जब इन पेपर्स की तलाश हुई तो पता चला कि मेडिकल कॉलेज से ये सारे पेपर गायब हो गए थे। जो उनकी जांच हुई थी, रिपोर्ट बनी थी, वो सारे के सारे पेपर गायब हो गए थे। दरअसल सिविल सेवाओं में जो हमारी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें 27% जो सीट है वो ओबीसी के लिए है और इसके अलावा तीनों जो कोटे हैं, सामान्य, ओबीसी, एसटी और एससी, उसके लिए 3% सीटें उसमें जो हैं वो डिसेबल लोगों के लिए, जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग आजकल कहा जाता है, उन लोगों के लिए आरक्षित हैं। पीएच कहा जाता है, पीएच के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए आरक्षित हैं। अब कहा यह जा रहा है कि पूजा खेड़कर जी जो हैं उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर और पीएच के तहत, ओबीसी के तहत आईएएस हुई हैं वो। अब इस खेल में कौन कौन शामिल है ये तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा। अभी कोई जांच हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी कोई खबर नहीं आई है। खबर इतनी आई है कि उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया गया है, बस उनकी फील्ड ट्रेनिंग कैंसिल करके उनको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी, जिसको LBS and AA कहते हैं, वहां मसूरी में बुला लिया गया है। लेकिन
अभी उनकी किसी तरह की कोई जो अपॉइंटमेंट का है उसको कैंसिल नहीं किया गया है। उम्मीद है कि जांच होगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। और जब ये केस आया उसके बाद बहुत सारे केस एक के बाद एक निकलने शुरू हो गए। अभिषेक सिंह का केस आपने सुना होगा। अभिषेक सिंह के बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं जिसमें वो डांस करते नजर आ रहे हैं, काफी स्टार टाइप लुक है उनका सारा कुछ। कहा यह जा रहा है कि वो भी विकलांगता कोटे के तहत आईएएस बने थे। सोशल मीडिया पे यह लगातार चल रहा है कि 2011 बैच के अधिकारी रहे थे। 12 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अक्टूबर 2023 में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद हुआ कि वीडियो सामने आया जिसमें वो डांस कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। उसके बाद यह सवाल उठा कि अगर वो इतने फिजिकली हैंडीकैप्ड थे कि रिजर्वेशन लेके उनको नौकरी मिली तो फिर ये सारा कुछ कैसे कर रहे हैं। हालांकि अभिषेक सिंह ने एक लंबी पोस्ट लिख के जवाब दिया है कि जो कुछ मैंने हासिल किया वो अपने दम पर हासिल किया, आरक्षण के दम पर नहीं कहा गया। लेकिन सवाल सारा ये है कि क्या वाकई उन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट लगाया था? अगर उन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट लगाया था तो फिर उसकी जांच तो होनी चाहिए कि 12 साल तक विकलांगता सर्टिफिकेट के तहत आप आईएएस बने और अब आप जो हैं ये कह रहे हैं कि आप डांस कर सकते हैं, आपकी फोटो आ रही है, आपकी वीडियोस आ रही हैं, सनी लियोनी के साथ आप वीडियोस आ रही हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो इन एक्टिविटीज को कैसे कर सकता है और जो इन एक्टिविटीज को कर सकता है वो पीएच कैसे हो सकता है, ये सवाल उठ रहा है। अभिषेक सिंह जी ने जवाब दिया है अपने यहां, लेकिन अगर जांच होगी तभी मालूम होगा कि वो सही कह रहे हैं या उनके ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन एक मामला ऐसा है जिस मामले में तो सारा कुछ बिल्कुल साबित हो चुका है। द प्रिंट में यह खबर आई थी, केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं आसिफ के यूसुफ। इन्होंने फर्जी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाया था और 2020 में जांच हुई और जांच के बाद यह प्रूफ निकल के आया कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस की डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था वो ओबीसी के लिए लगाया था। इनकी रैंक आई थी 2015 जिस पर ये आईपीएस अधिकारी बन सकते थे, लेकिन चूंकि ओबीसी प्रमाण पत्र था इसलिए उनको आईएएस आवंटित किया गया। अब सरकारी नियम यह है कि लगातार 3 साल तक जो लोग 6 लाख रुपए या उससे अधिक एनुअल कमाते हैं उनके बेटे बेटियां जो होंगे वो क्रीमी लेयर में आएंगे। इनकी कहानी यह है कि इनके माता पिता की जो टोटल मिला जुला के आय है वो 21,80,963 है 2012-13 में। 2013-14 में ये बढ़ के 23,05,100 रुपए हो गई। 2014-15 में 28,71,375 रुपए हो गई। तो सीधी सी बात है कि वो क्रीमी लेयर में आते, इसलिए कोटा में जो लाभ मिलता है उसका उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फायदा लिया। तीसरा केस जिसको पढ़ के मैं हैरत में पड़ गया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक निवासी हैं, आईएएस हैं ज्योति मिश्रा जी। ज्योति मिश्रा जी जब आईएएस हुई थी तो वहां के विधायक और बाकी सारे लोगों ने उनको बधाई दी थी, बाकायदा पब्लिक कार्यक्रम हुआ था। अब सवाल ये उठ रहा है, एक वेबसाइट है न्यूज बाइट्स ऐप करके, उस पर यह सवाल उठाया गया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति कोटे के तहत 432वीं रैंक हासिल की थी। अब मैं खुद इलाहाबाद का रहने वाला हूं। मेरी माता जी का जो मूल नाम है, जो मेरे नाना जी थे वो मिश्रा थे, हम लोग पांडे हैं। और मिश्रा, पांडे, तिवारी, शुक्ला ये तो ब्राह्मणी होते हैं। दलित भी कई बार सिंह और बाकी जातियां लिखते हैं, लेकिन कोई किसी दलित को मैंने कभी मिश्रा लिखते हुए नहीं देखा। एक खुरपेच नाम का सोशल मीडिया अकाउंट है, उसने ज्योति मिश्रा का एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो सम्मान समारोह में खुद को मिश्रा बता रही हैं। वो वीडियो आप देख लीजिए। स्टेज पर बैठे माननीय आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति मिश्रा आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने गांव का नाम मेरे साथ जुड़ रहा है और मैं बहुत गौरवान महसूस कर रही हूँ। अब वो खुद को मिश्रा बता रही हैं और अगर उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट लगाया है तो ये कैसे समझा जा सकता है कि ये सही हो सकता है? कोई मिश्रा एससी कैसे हो सकता है? बताया जा रहा है कि उनके पिताजी जो हैं वो पुलिस उपनिरीक्षक हैं और उनका नाम है सुरेश नारायण मिश्रा। चेक किया जाना चाहिए कि उनके पिताजी भी एससी कोटे के तहत बने थे या जनरल कोटे के तहत बने थे। अगर वो जनरल कोटे के तहत बने थे तो ज्योति मिश्रा जो उनकी बेटी हैं वो एससी कैसे हो गई, शेड्यूल कास्ट कैसे हो गई? ये तो किसी के समझ में आने वाली बात ही नहीं है। ऐसे ही प्रियांशु खाटी हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बातचीत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि वो जो है आईएएस अधिकारी हैं
वो 2021 बैच के हैं और कहना यह है कि वो आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड OH जो कैटेगरी होती है उससे भर्ती हुए हैं, जबकि सोशल मीडिया पे उनके दुनिया भर के जो वीडियोस वगैरह हैं उसमें वो बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे हैं। अनु बेनीवाल का मामला है। अब अनु बेनीवाल जी EWS कैटेगरी में आई हैं। ये नई कैटेगरी बनाई गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी गरीब लोगों को उनके बच्चों को नौकरी देने के लिए ये नई कैटेगरी बनाई गई। अब आप सोचिए, उनके पिताजी जो हैं अनु बेनीवाल जी के, ये बताया जा रहा है, स्वदेश न्यूज में यह खबर छपी है कि उनके पिताजी जो थे वो IPS ऑफिसर थे। अब IPS ऑफिसर की बेटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कैसे हो सकती है? जिसके पिताजी IPS रहे हों, मतलब SP होंगे, DYSP पहले रहे होंगे, फिर SP रहे होंगे और आगे के पदों पे गए होंगे, क्लास 1 की पोस्ट है, वो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से कैसे हो सकती है? दरअसल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के सहारे सर्विसेज में घुसने वाले लोगों का बहुत सारा डिटेल सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि अच्छे अच्छे खाते पीते घरों के लोगों ने EWS सर्टिफिकेट बनाकर IS के अंदर एंट्री मारी है। वैसे ग्वालियर में पदस्थ हैं अनु बेनीवाल जी और वहां पर भी उनका कुछ विवाद है। हाईकोर्ट के एक वकील हैं कपिल शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया है कि बेनीवाल जी ने अभद्रता की है, धमकी दी है। वकील और पुलिस के बीच में यह सारा कुछ चलता रहता है, लेकिन बड़ा मामला यह है कि एक IPS ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर की बेटी जो है वो EWS में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कैसे आ सकती हैं? ऐसे ही सर्जना यादव जी का केस है, वो भी IAS अधिकारी हैं। कहा यह जा रहा है, कई सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने लिखा है कि उन्होंने भी OBC के तहत एंट्री ली है, जबकि उनके पिता IES अधिकारी, IES मतलब इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर वो रिटायर भी हो गए होंगे तो उनकी पेंशन इतनी ज्यादा होगी कि उनको क्रीमी लेयर में रखा जाना चाहिए था। फिर उसके बाद भी उन्होंने कैसे फायदा ले लिया, ये सवाल उठ रहा है। ये तो कुछ केसेस हैं जिनकी मैंने बात की, अलग अलग तरह के केस की मैंने बात की, कैसे कोई OBC का फायदा उठा रहा है, कोई अच्छे खासे परिवार से होने के बावजूद क्रीमी लेयर से कैसे बच जा रहा है, कैसे फिजिकली या आर्थोपेडिकली अपने आप को हैंडीकैप घोषित करके और एकदम स्वस्थ लोग जो अपने वीडियोस में दौड़ते भागते डांस करते दिख रहे हैं वो लोग कैसे IAS IPS बन गए, मिश्रा कोई कैसे खुद को शेड्यूल कास्ट कह सकता है, और कैसे EWS का लाभ लिया जा सकता है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात है, गरीब लोगों की बात, आर्थिक रूप से गरीब लोगों की बात है। ऐसे लोग जो बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे हैं, कोई IPS अधिकारी का बच्चा है, कोई बड़े एडवोकेट का बच्चा है, ऐसे लोग EWS कैटेगरी कैसे लेकर IAS में घुस सकते हैं? देखिए, IAS एक मुश्किल परीक्षा तो होती ही है, और यह भी है कि उसके लिए सैकड़ों हजारों नहीं लाखों बच्चे हर साल जान देते हैं, लगे रहते हैं, पूरी मेहनत कर देते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं। उसमें अगर एक पोस्ट भी बेईमानी से इधर से उधर होती है तो एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो है वो बेचारा पीछे रह जाता है, कई बार उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब ये सब कैसे चल रहा है, ये खेल कैसे चल रहा है? मेडिकल कॉलेजेस क्या फर्जी में बना दे रहे हैं PH? क्या फर्जी विकलांगता दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवा दे रहे हैं? क्या EWS जो नया नया लाया गया कि चलो गरीबों को नौकरी मिल जाएगी, उसका फायदा असल में अमीर लोग उठा रहे हैं? क्या OBC में जो क्रीमी लेयर लगाया गया है उस क्रीमी लेयर की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे चाहे वैसे उसको यूज किया जा रहा है? ये सारे सवाल हैं जो आज सोचे जाने जरूरी हैं। जब इस देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि सारे पर्चे आउट हो जाते हैं, तो कम से कम UPSC के पर्चे अभी आउट नहीं हुए हैं, लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बिना पर्चा आउट किए इधर उधर के सर्टिफिकेट्स के सहारे IAS बन गए। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हैं, अखबारों में छप रही हैं, मैंने बताया प्रिंट ने रिपोर्ट किया है, और भी बहुत सारे अखबारों ने, सोशल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। लेकिन इन रिपोर्टों का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक सरकार कोई जांच ना करा ले। ये भी हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट हो उनमें से कई गलत नाम हो, कई जगहों पर जो सूचनाएं दी गई हैं वो सही ना हो, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ सूचनाएं सही हों, और अगर कुछ सूचनाएं सही हैं तो यकीन जानिए कि एक पूरा रैकेट चल रहा होगा। जाने कितने लोगों ने ऐसे आरक्षण के प्रावधानों का फायदा उठाकर, गलत फायदा उठाकर IAS में अपनी जगह बनाई होगी। सरकार से मेरी गुजारिश यह है कि ये जो टॉप मोस्ट सर्विस हमारी है उसको लेकर लोगों के मन में कोई गलतफहमी ना पैदा हो, इसके लिए इस तरह के सारे केसेस की जांच कराई जाए। जो गलत हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा दी जाए। जो नहीं दोषी हैं वो अपनी नौकरी कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, और कोशिश की जाए कि आगे इस तरह की घटनाएं और ना हो पाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।